स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने आईटीएफ चैप्टर नंबर 2 खत्म कर चुका है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हम लोगों ने और कुछ ऑब्जेक्टिव भी किए थे हमने। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। और ये चैप्टर बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके इस फर्स्ट बुक में एनसीईआरटी के। और इससे मिनिमम आपसे 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो एक चैप्टर बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग के मामले में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज अभी पढ़ लें। और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी को। अब जो है चैप्टर का नाम सबसे पहले है सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता। अब आप पूछेंगे कि सातत्य होता क्या है। आप पूछ सकते हैं कि सातत्य होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि सातत्य, और अगर हम बताएं कि सातत्य को हम कहते हैं संतत। संतत अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो संतत को ही हम कहते हैं सतत, और सतत का ही इंग्लिश नाम होता है कंटिन्यूटी, या फिर आप इसे कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, आप इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सातत्य बना किससे है? सातत्य बना है संतत से, और संतत बना है सतत से। सतत का अर्थ क्या होता है? सतत का अर्थ होता है निरंतर प्रवाह। निरंतर प्रवाह यानी कि या तो निरंतर प्रवाह में आप घटा सकते हैं किसी भी चीज को, या तो किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा होता है निरंतर प्रवाह। ये होता है आपका कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें इस पे कि अगर हम इसे ग्राफ से समझना चाहें, अवकलनीयता पे हम बात अभी नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो अगर हम इस पे ग्राफ पे बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अगर हम एक ग्राफ लें कुछ इस टाइप से, आपको इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? आपको इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? अगर हम इस ग्राफ का नाम रख दें y = f of x, आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि ये जो फलन है, ये जो कोई फलन f of x है, कोई फलन f of x है जो अपने इस बिंदु से स्टार्ट होता है। किसी ग्राफ मान के चलिए कोई ग्राफ ऐसे होगा, ये वाला पार्ट कुछ इतना सा का पार्ट का टुकड़ा है, कुछ इतना सा का पार्ट का टुकड़ा हमने इसे यहाँ पर जूम करके लगा दिया। ये देखिए अब कुछ ऐसा है ये ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ का एक टुकड़ा है। अब जो आप देखेंगे कि ये आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये जो फलन है यहाँ पर से बढ़ तो रहा है, बढ़ते 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 घट जाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन तो हो रहा है। इसी परिवर्तन का नाम है सातत्य, और इसी परिवर्तन को जब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे किसी के सापेक्ष, तो वो बन जाता है अवकलन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये क्या है? ये सातत्य फलन है। सातत्य फलन है। सातत्य फलन है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो हम और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल देखिए आप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब अगर हम इसमें बात करें और अगर हम इस ग्राफ को कुछ ऐसे 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 और ऐसे कर दें, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये फलन भी जो है वो निरंतर है। वो फलन यहाँ से मूल बिंदु O से स्टार्ट होता है, फिर कुछ दूरी x अक्ष के सापेक्ष और y अक्ष के सापेक्ष दूरी तय करता है, फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाता है, कुछ समय के लिए तो रुकता ही है, फिर यहाँ पर से फिर वो अपनी गति प्रारंभ करता है, लेकिन किस वेग में? घटते वेग में। फिर यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकता है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर कुछ समय, और निरंतर इसी प्रकार इसका प्रवाह चलता है। आई होप आपको अभी भी लग रहा होगा कि ये जो फलन है ये सातत्य फलन ही है। वैसे इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है सातत्य और अवकलनीयता, अगर आप एग्जाम का दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बस यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है।
आपको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है, कभी नहीं, आज तक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप बात करें, अब तो हमने एक्स वाई जेड पे बात की, और अगर हम तो ग्राफ 1 2 3 पर भी खींच सकते हैं, तो 1 2 3 पर भी देख लेते हैं ग्राफ, 1 2 3 पर भी ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष हो गया, करेक्ट, ये हो गया एक्स अक्ष। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया मूल बिंदु को, यहाँ हमने मान लिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर वाई अक्ष में भी वही करेंगे 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए कि हमने एक फलन लिया जो कि था सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष, जस्ट अ मिनट, एक्स अक्ष के सापेक्ष था, ठीक है। यानी इस फलन से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये जो फलन है इसका बिंदु क्या है, इसका बिंदु क्या है 2,0, 2,0 है। यानी कि ये फलन जो है इसमें y अक्ष क्या है 0 और x अक्ष क्या है 2 है। अगर हम ऐसे भी अगर हम इस फलन की भी बात करें तो इसमें x अक्ष 0 और फिर y अक्ष 2 है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये फलन भी आपका निरंतर फलन है, क्योंकि ये एक्स अक्ष के सापेक्ष बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कहाँ पर खत्म होगा, या फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बीच में कहाँ पर रुकेगा या फिर किधर जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सातत्य फलन, सातत्य फलन है। आई होप कि आपको इस बार अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करेंगे कुछ बातों पर, किस किस फलन पर कोई फलन सातत्य हो सकता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, अभी अचर हमने आपको खींच के बताया था, अचर राशि 1 2 3 4 कांस्टेंट, वो क्या थी, वो सातत्य थी। तो कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पहले तो आप ये लिखिए कि पहला पॉइंट, ये आप कुछ पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट कि सभी अचर फलन संतत अर्थात सांतत होते हैं। इसमें आपको क्या समझ में आया, इस टॉपिक में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी फलन अचर होते हैं, अचर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वो फलन हमेशा सांतत्य होते हैं। वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वो उनका स्टॉपेज नहीं है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वही सांतत्य है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, यस पढ़ा था, त्रिकोणमितीय फलन, या फिर आप लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय, या फिर आप यहाँ लिखिए सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं। मैंने आपको 3 चैप्टर के थ्योरी में बताया था कि जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो ग्राफ होता है, जैसे कि आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेके, तो ये कुछ ऐसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ये कुछ मान पर एग्जिस्ट करता है। वो मान क्या होते हैं, -π/2 से π/2 तक होते हैं। वो मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -π/2 से π/2 तक होते हैं। कुछ मान में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे कुछ मान, यानी कि ऐसे जो फलन है, कौन से फलन, त्रिकोणमितीय फलन, वो हमेशा संतत होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे कि सभी रैखिक, सभी रैखिक, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण से तात्पर्य, रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जिसमें एक से अधिक या एक पद अचर पद होता है, उसे हम रैखिक समीकरण, ax प्लस b आपका रैखिक समीकरण को उदाहरण है। फिर आप द्विघात समीकरण देख लीजिए, तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। इसी तरह होते हैं, तो सभी रैखिक समीकरण आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ax प्लस b संतत होते हैं, संतत होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, तो हम इसे इरेज करते हैं, और अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर। अगर आप कमेंट करते हैं कि अगर आपको 5.1 भी पढ़ना है तो हम आपको 5.1 भी पढ़ाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करें डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन,
इसका तात्पर्य होता है इसका हिंदी होता है पहले तो अवकलज। अवकलज अवकलज यानी कि मान के चलिए कि आपके पास कोई एक गोला है, आपके पास कोई एक गोला है, या फिर आप मान के चलिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो बाल है, आपके जो हेयर है वो 30 दिन में, वो कब 30 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है, करेक्ट। तो क्या हम आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई 30 दिन में इतना बढ़ रही है तो क्या 15 दिन में कितना बढ़ रही है? ये सवाल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यही सवाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 दिन में कितना बढ़ रही है, कुछ बढ़ रही होगी, कुछ तो बढ़ रही होगी, 30 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो 15 दिन में भी तो कुछ तो बढ़ रही होगी। फिर हम आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपका बाल जो है वो 1 दिन में कितना बढ़ रहा है, 1 दिन में कितना बढ़ रहा है, 1 दिन में भी तो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। फिर हम आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपका बाल जो है 1 दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में कितना बढ़ रहा है, 12 आवर में कितना बढ़ रहा है, 12 आवर में कितना, कुछ तो बढ़ रहा होगा। मान के चलिए कितना भी 0.00019 इतना 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 सेंटीमीटर ही बढ़ रहा होगा, लेकिन कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका बाल ठीक है 12 घंटे तो हो गया, 1 घंटे में भी तो कुछ तो बढ़ रहा होगा, तभी ना 30 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ा। फिर अब 1 घंटे की बात छोड़िए, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, अब बताइए कि 1 मिनट में आपका बाल कितना बढ़ रहा है, फिर कुछ तो बढ़ रहा होगा। फिर अगर हम आपसे पूछे कि 1 सेकेंड में आपका बाल कितना बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा होगा, जी हाँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अवकलज क्या है। अवकलज किसी भी बड़ी ज्ञात दी गई ज्ञात बड़ी बड़ी बड़े फलन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। यानी कि आप समझिए 1 सेकेंड में आपका बाल, यानी कि 30 दिन में 1 सेंटीमीटर, मान के चलिए इतना सा अगर आपका बाल बढ़ रहा है तो हम 1 सेंटीमीटर तक ज्ञात कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन वो चीज है जहां पर मैथ अपनी सीमा खत्म कर देता है, वहां से उसकी सीमा, डिफरेंशिएशन की सीमा स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसमें फॉर्मूलाज याद करने होंगे और इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम इसका अभी आपको फॉर्मूला कुछ लिखवा देते हैं और अगले क्लास में और आगे फॉर्मूला लिखाया जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया डिफरेंशिएशन तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, हम आपको फिर से जरूर समझाएंगे डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला से पहले हम इसे पहले बताते हैं कि अवकलज तो हो गया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, ये तो हो गया। अब हमें बताना है कि क्या हम किसी भी चीज को टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ, अगर हम बाल को कर सकते हैं तो किसी भी चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अवकलज को सूचित किससे किया जाता है? अवकलज को सूचित किया जाता है डी से क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर डी है। अगर यहाँ पर मान के चलिए कि रहता कि आप बताइए परिवर्तन, और डिफरेंशिएशन हमेशा आपको बताता है परिवर्तन की दर, मतलब कि कोई भी चीज कितने दर से बढ़ रही है। अभी आपने बाल का एग्जांपल देखा कि 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की दर यानी कि कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, पूरे यूनिवर्स की कोई भी वस्तु कितना इंक्रीज कर रही है, कितना डिक्रीज कर रही है, वो उसकी वैल्यू को डिफरेंशिएशन बताता है, उसकी वैल्यू को फाइंड करता है। तो इसे हम डी
y बाय डी एक्स सूचित करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष, इसका तात्पर्य होता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अगर मान के चलिए y के जगह पे रहेगा रोटावेटर रहेगा और टाइम रहेगा, तो क्या ये भी अवकलज होगा? बिल्कुल होगा। समय के सापेक्ष रोटावेटर में वृद्धि या फिर कमी या फिर ह्रास क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा होगा, तो बिल्कुल ये भी डिफरेंशिएशन में आता है, ये भी आपका डिफरेंशिएशन में आता है। फिर अगर आपको मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन रहेगा सॉन्ग और मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन रहेगा टाइम, यानी कि कुछ तो होगा कि कितने टाइम में ये सॉन्ग बढ़ रहा है, कितने टाइम में इसका राग ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल ये भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन बाल, कुछ टाइम में तो आपका बाल जरूर बढ़ रहा होगा समय के सापेक्ष, तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन में है। आप कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ डिफरेंशिएशन में है। आप अगर आपको छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो आपको उसके आगे डिफरेंशिएशन लगाना होगा। डिफरेंशिएशन किसी भी चीज को अत्यंत न्यूनतम भाग में तोड़ती है। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया हो। तो अब हम चलेंगे इसके फॉर्मूले पर। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले पर। इसकी थ्योरी लगभग हो गई है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमें कुछ भी चीज में परिवर्तन करने पर हमें कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, और आपको याद रहना चाहिए सब फॉर्मूलाज, क्योंकि एग्जाम में 2026 के एग्जाम में आपको मिनिमम 5 से 10 फॉर्मूला पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ओनली इस चैप्टर से। तो फॉर्मूले भी आपको बहुत ज्यादा याद रहना चाहिए। बिना फॉर्मूला का ये चैप्टर तो आपसे बनेगा नहीं, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं du प्लस भी बाय डी एक्स। आप इसे ऐसे अब मान के चलिए कि du प्लस भी बाय डी एक्स, यानी कि आप समझ रहे हैं, मतलब कि पहला कोई फलन होगा, मान के चलिए मोहन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, प्लस में रोहन, और x के जगह पर रहेगा समय। तो यानी कि आप क्या बता रहे हैं कि मोहन और रोहन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे डी मोहन बटे डी समय और प्लस डी रोहन बटे डी समय, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये फॉर्मूला कुछ इसी तरह का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और आपको बहुत काम देगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स प्लस डी भी बाय डी एक्स, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी भी प्लस यू बाय डी एक्स, तो हो जाएगा भी डी भी बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे डी एक्स। आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला, अगर यहाँ पे माइनस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए एक एग्जांपल माइनस वाला ही ले लेते हैं। माइनस भी रहता कोई दिक्कत नहीं था, माइनस लगा देते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है हमारा u इंटू भी पर, डी यू इंटू भी बटे डी एक्स। अब जो है वो इनटू में है, यानी कि आपको किसी भी चीज में जो परिवर्तन है वो दो वस्तुओं के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल है। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है। पहले आप इसे ढकेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी भी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आपने जो इसे ढका था उसे भी तो लेना पड़ेगा। आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो फलन है और इसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो छोड़ कैसे सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हम इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इसका जो है, अभी तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका तो हम साइड में से लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। फिर प्लस, अब हमने इसका तो किया था लेकिन इसका नहीं किया था, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। अगर हम इसका करेंगे इसका नहीं करेंगे, भेदभाव हो जाएगा। नहीं, भेदभाव तो हमें नहीं करना है। तो भी जो है, अब जो डिफरेंशिएट हो रहा था वो अब कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा और डिफरेंशिएट होगा u का। तो du बाय
dx। जी हाँ, आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया हो। du इंटू वी बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स होता है। या फिर आप इसे और ऐसे लिख सकते हैं, डी यू वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। दोनों फॉर्मूला सेम है। थर्ड फॉर्मूला देखिए आप, डी यू बटे भी बाय डी एक्स। ठीक है, डी यू बटे भी बाय डी एक्स। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर आपको चेंज करना होगा तो इसके चिन्ह भी चेंज, आई होप अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब u इंटू भी है, जैसा कि हमने इसमें किया था, पहले एक को पकड़ा फिर एक को लिया, फिर एक को पकड़ा फिर एक को लिया। अब इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। अब हम इसमें एक को पकड़ेंगे, भी को पकड़ेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे। भी लिख दिया हमने, लिख दिया डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे भी का डिफरेंशिएशन और u का कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया u डी भी बाय डी एक्स। अब बताइए, यहाँ पर तो हमने प्लस आसानी से डाल दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या डालें? यहाँ पर अगर हम प्लस डाल देंगे तो क्या ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला सेम नहीं हो जाएगा? तो इसमें अंतर क्या होगा? बिल्कुल अंतर है, यहाँ पर माइनस होगा। और आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा कि अगर मान के चलिए a पर पावर m बटे a पर पावर n रहता है, तो पावर जो होता है वो ऊपर जाके घटता है, या फिर कुछ भी भाग में रहता है तो, या फिर आप पावर में मान के चलिए 1 बटे 1 पर a पर पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a पर पावर -2। बिल्कुल लिखते हैं, यानी कि कुछ भी होता है नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, तो यहाँ पर भी हमने माइनस डाल दिया, नो प्रॉब्लम। अब लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट करना है। इसमें हो जाता है आपका नीचे हर का स्क्वायर, भी का स्क्वायर, नॉट डिफरेंशिएशन, ओनली भी स्क्वायर, ये होता है। और अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं, वो है चेन रूल। श्रृंखला नियम। अब देखिए, श्रृंखला नियम कुछ जो है इस प्रकार के फलनों पर लागू होता है, लेकिन इनका तोड़ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई फलन मान के चलिए PQRST है, ये पूरे फलन है। P के अंतर्गत आता है QRST, Q के ऐसे बड़े ब्रैकेट में घेर देते हैं, Q के अंतर्गत आता है RST, R के अंतर्गत आता है ST और S के अंतर्गत आता है T। यानी कि ये जो फलन है एक साथ निरंतर चल रहे हैं। इसमें तो दो अलग अलग फलन थे, लेकिन इनका जो जुड़ाव है एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि साइन x है, क्या आप इसे साइन अलग और x अलग लिख सकते हैं? क्या आप इसे साइन x और अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन का वैल्यू है किसी थीटा मान के साथ होता है, किसी x मान के साथ होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो ये अलग नहीं हो सकते। यही ऐसे ये फलन चेन रूल पर काम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मान के चलिए कुछ फलन है PQRST बाय dx, तो इसका हमें करना होगा कुछ इस तरह से। d पहले हम पूरे को उठाएंगे, PQRST और बटे में d। अब हम p को छोड़ेंगे, p का डिफरेंशिएट करके इस सब को पकड़ लेंगे, QRST। फिर हम QRST को यहाँ लिखेंगे DQRST। अब हम q को छोड़ेंगे और RST को पकड़ लेंगे, तो DRST। फिर DRST को ऊपर लिखेंगे DRST, फिर R को छोड़ेंगे, ST को लिख लेंगे, फिर ST को पकड़ेंगे गुना में ST, बटे क्या लिखेंगे DT। ठीक है, फिर गुना में अब लास्ट क्या बचा हमारे पास T, DT, तो यहाँ पे लिखेंगे DT बाय dx, क्योंकि परिवर्तन ही हमें x के सापेक्ष करना था, इसलिए हमें यहाँ पे लास्ट dx लिखा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और कल हम इन सभी फॉर्मूलाज पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे इन्हीं 4 फॉर्मूले पे, फिर आगे आपको और फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। मिनिमम इसके 20 से 30 फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो
आज हम बस इन्हीं फॉर्मूले पे अपने क्लास को एंड करते हैं और इसके बाद आपको इस सभी फॉर्मूलाज पर आपको पूरा एग्जाम्पल कराया जाएगा और उसके बाद फॉर्मूलाज कराए जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि अवकलज क्या है, सांतत्य क्या है और इस चैप्टर का महत्व क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह अपने डाउट्स और अपने थ्योरी को समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हमारे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।